मुझे थोड़ा सा एंजाइटी का इशू आया। 2 साल लगातार इलाज चला, मैं हर महीने वहाँ जाता रहता था। तो एक दिन डॉक्टर बोले, यार कब तक आप मेडिसिन खा रहे हो, मैं आपकी सारी दवाई बंद कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से इससे हैंडल करो। वो अपनी मेडिसिन देता था, कभी ऑर्थोपेडिक इशू आता था, मैं वहाँ जाता था, अपनी मेडिसिन देता था, होता कुछ नहीं था, रिजल्ट जीरो रहता था। आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी एनिमल 100 किलोमीटर रन नहीं कर सकते और दौड़ नहीं पाते, ऐसा नहीं, आप कोशिश ही नहीं करते। प्रणाम उत्तराखंड, गेटवे ऑफ कुमाऊं हल्द्वानी शहर से 23 ट्राई क्लिप टीम की तरफ से मैं दीपिका जोशी स्पोर्ट्स न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सो हमारे आज के माननीय अतिथिगण जो हमारे पहले गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे शिवेंद्र सिंह बिज जी। तो सर प्लीज मे आई हैव यू। और मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बुके के साथ सर का स्वागत अभिनंदन हो जाए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। सर प्रणाम, कैसे आप? बस फाइन, थैंक यू। सर मैंने आपके बारे में जितना सुना है इस एज ग्रुप में, और मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि एट द एज ऑफ 64 गाइस, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये पॉडकास्ट स्पोर्ट्स न्यू एट द एज ऑफ 64। तो सर इस एज में आप जब एक अपना जॉब से रिटायर हो चुके हैं, फूड स्पेशली फूड इंडस्ट्री से, तो आप उस इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद आपने ये कैसे सोचा कि मैं स्पोर्ट्स की ओर बढ़ूंगा? एक्चुअली मैं फूड इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद इस रनिंग से नहीं एसोसिएट हुआ। फूड इंडस्ट्री में तो मैं 38 ईयर्स से जुड़ा हूँ। और एक्चुअली हुआ क्या था कि 1998 में मेरी पोस्टिंग थी मेरठ में। जी। तो मुझे थोड़ा सा एंजाइटी का इशू आया। एंजाइटी एक तो पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव एंजाइटी होती है, जिसे क्लिनिकल एंजाइटी कहते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर में एंजाइटी आपके बॉडी पार्ट्स को हर्ट करने लग जाती है जब ज़्यादा एक्यूट हो जाती है। तो मैं काफ़ी डॉक्टर्स से मिला। सपोज मुझे कभी कभी मुझे जॉ में स्टिफनेस आती थी, मैं ईएनटी के पास जाता था, वो अपनी मेडिसिन देता था। कभी ऑर्थोपेडिक इशू आता था, मैं वहाँ जाता था, अपनी मेडिसिन देता था, होता कुछ नहीं था, रिजल्ट जीरो रहता था। तो अल्टीमेटली मेरे को फिर किसी ने एडवाइस किया कि सफदरजंग में आप जाइए। वहाँ मेरे एक जानने वाले डॉक्टर भी थे, उनके पास गया। वो फिजिशियन थे, उन्होंने सारे पैरामीटर्स चेक किए, सब कुछ किया, तो कुछ भी नहीं निकला। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया, रेफ़र टू साइकेट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं आपको रनिंग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई ये बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स से मैं कहाँ से रिलेट हुआ जी। तो वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने पूरा पूरा काउंसलिंग करी, मेरी फैमिली की काउंसलिंग करी। तो अल्टीमेटली ये वो कंक्लूजन में आए कि इनको जो है एंग्जाइटी है, क्लिनिकल एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से हमेशा ये डिस्टर्ब रहते हैं। तो वहाँ से इलाज शुरू हुआ। 2 साल लगातार इलाज चला, मैं हर महीने वहाँ जाता रहता था। तो बहुत ज़्यादा जब मेडिसिन मैंने ले ली, सब कुछ हो गया, तो होता क्या था कि जब तक मैं दवाई ले रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ। तब ठीक हूँ, छोड़ने में तुरंत तो वो सेम फिर प्रोसेस। हाँ, सेम प्रोसेस। तो एक दिन डॉक्टर बोले, यार कब तक आप मेडिसिन खा रहे हो, मैं आपकी सारी दवाई बंद कर रहा हूँ, जी। आप अपने तरीके से इससे हैंडल करो। मैंने कहा सर कैसे हैंडल करूँ अपने तरीके से? तो बोले आप अपनी कुछ हॉबी डेवलप कीजिए, ठीक है, राइट। और कुछ ऐसा अपनी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाइए ताकि आपको एंग्जाइटी आपको हिट ना करे। तो बोले मैंने क्या करूँ? बोले ठीक है, मॉर्निंग वॉक करना शुरू करो, मेडिटेशन करो, ये सब करो। तो मैंने आई स्टार्टेड डूइंग वॉकिंग एंड रनिंग। तो धीरे धीरे शुरू हुआ सिलसिला, 5-7 किलोमीटर रन करता था। तो 5-6 साल तक तो वही रहा कि 6-7 किलोमीटर रन करता रहा। उसके बाद फिर मैंने 2010 के आसपास से मैंने फिर पर पर डे 10 किलोमीटर रन करना शुरू कर दिया डेली, मतलब राउंड द वीक मैं करता था। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया रामनगर। जी। रामनगर में मुझे थोड़ा सा बफर एरिया, बफर जोन है, कॉर्पोरेट बफर जोन, उसमें काफ़ी अच्छा एक ट्रैक मिल गया रन करने का। मैंने अपनी रनिंग का डिस्टेंस बढ़ाई, 20-30 किलोमीटर डेली रन करने लग गया। अभी तक मैंने एक रफ एस्टिमेट लगाया कि मैं 80,000 किलोमीटर लगभग रन कर चुका हूँ। 80,000 किलोमीटर, यस। सर मेरे 8,000 पूरे हो जाए वही बहुत है। माय और गॉड। ये एक अर्थ का एक राउंड जो होता है, नॉर्थ पोल तो साउथ पोल ले लो या रोटेशन में, तो वो अराउंड 80,000 किलोमीटर है। तो मैंने 2 चक्कर अर्थ के मार लिए। सर यहाँ तो आधे तक भी नहीं पहुंचे होंगे। अरे बाप रे। तो मतलब इस तरीके से जर्नी शुरू हुई, तो मेरी एंग्जाइटी सारी ठीक हो गई और मैं एक अल्ट्रा रनर भी बन चुका हूँ आज की डेट पे। एग्जैक्टली मतलब सर हैट्स ऑफ कि थैंक यू। आपने उस चीज को
अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आप उसे ओवरकम करे। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है मेरे ख्याल से जो इंसान को हेल्दी तो बनाता ही बनाता है, लेकिन आपकी जितनी नेगेटिविटी रहती है उससे भी आपको दूर रखता है। अब जैसा कि मैंने बात की थी अल्ट्रा मैराथन, आपने मुझे बोला था, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि एट द एज ऑफ 64 आपने एक ऐसी रेस कंप्लीट करी है शायद जिसके बारे में हमारी ऑडियंस जानती तक नहीं है। तो उस रेस का नाम है, यू हैव कंप्लीटेड इट एट यूएसए में आपने ये रेस करी है, हाफ मैराथन, और जो आपने कंप्लीट करी है ओनली 1 hour 44 minutes में। तो सर इसके बारे में हमारी जनता को, हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए प्लीज। अभी 1 फरवरी को ये रेस हुई थी, मैं उस टाइम यूएस में ही था। इस रेस का नाम है सैन फ्रांसिस्को हाफ मैराथन। ये वहाँ पे एक बे एरिया है सैन फ्रांसिस्को, बहुत ही मतलब वहाँ पे क्या है कि उसका क्लाइमेट अल्टीमेट क्लाइमेट है, मॉडरेट। पूरे यूएस में जनरली विंटर में तो माइनस में टेम्परेचर रहता है जी, वहाँ पे मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। वो पूरा यूएस का सबसे बेस्ट एरिया है क्लाइमेट वाइज। तो मैं वहाँ 1.5 महीने रहा, मेरी बहुत अच्छी मेरी प्रैक्टिस हुई, और मैं कहूँगा वो तो रनर्स के लिए हेवन है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ट्रैक बने हुए हैं रनर्स के। आपको रोड में नहीं दौड़ना है, आपको वो सब इशू नहीं आने जो रोड दौड़ने में आते हैं। तो मेरी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई थी, और मैंने वहाँ पे रजिस्टर भी किया था। नियरेस्ट यही थी एक्चुअली रेस, और काफ़ी दूर दूर थी, नहीं तो मैं फुल मैराथन भी करता जी। मैराथन का बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगा, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। वहाँ पे 12,000 के अराउंड पार्टिसिपेंट थे, उसमें से 6,000 फीमेल्स थी। ये बेस्ट पार्ट था। और वहाँ पे जो है फिटनेस लेवल हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे हो सकता है कि मैं टॉप 3 में आ जाऊँगा, ये सब आ जाऊँगा। फिर मैंने वहाँ के पुराने रिजल्ट चेक किए जी, तो रिजल्ट्स में देखा मेरी एज ग्रुप में तो लोग 1 hour 20 minutes में पूरा कर रहे हैं, जो टॉप 3 वाले हैं। तो अल्टीमेटली मेरी 14th पोजीशन रही वहाँ पे, और टोटल पार्टिसिपेंट थे मेरी एज ग्रुप में 114। मैं उससे भी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि उनकी फिटनेस लेवल को मैं कहीं भी मैच नहीं कर रहा। सर आपने हमारे हल्द्वानी शहर का नाम बढ़ाया, आप वहां जाके पार्टिसिपेट करके आए, और सबसे बड़ी बात रेस कंप्लीट करके आए। वो बोला भी जाता है कि पार्टिसिपेशन इज मस्ट, जीतना हारना तो बहुत आगे की बात है, लेकिन पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छी चीज है। तो आपने वो किया, क्योंकि मेरे ख्याल से हल्द्वानी में इस रेस के बारे में शायद ही कुछ रनर्स एथलीट्स को पता होगा जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आप एटलीस्ट वहां तक गए, आपने पार्टिसिपेट किया और रेस कंप्लीट करी। और मेरा एक भी ड्रीम प्रोजेक्ट अभी स्टिल पेंडिंग है एक्चुअली। वहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे जो प्रेस्टिजियस मैराथन होती है वो बोस्टन मैराथन होती है। ओके। जो हर इवन ओलंपियन का भी ड्रीम होता है कि मैं बोस्टन मैराथन को पार्टिसिपेट करूँ। तो मैं 3 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। उसका क्वालिफाई करना ही बहुत टफ है। उसका क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड है बड़े टफ है जी। अच्छा, कुछ एक क्राइटेरिया सेट होता होगा कि आपको ये आप इतने टाइम पे सर्टेन आपको मैराथन कंप्लीट करनी है, तभी आप तब क्वालिफाई करते हो। उसके बाद आप अप्लाई करोगे, फिर कट ऑफ में आओगे, फिर टेस्ट होगा। नहीं, फिर कट ऑफ में आओगे। कट ऑफ भाई एप्लीकेंट ज्यादा हैं, और पार्टिसिपेंट उन्हें कम लेने हैं, तो फिर कट ऑफ करेगी। तो जॉब की तरह 2 साल से लगातार मैं कट ऑफ से 1-2 मिनट आगे पीछे रह जा रहा हूँ, 2 मिनट। और इस बार लकीली मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। इस बार फरवरी में मुझे एनडीए में एक हाफ फुल मैराथन होती वो करनी थी, और मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, और मेरे को पता था इस बार मैं कर ही लूंगा अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मेरा नी इंजरी हो गया, मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। ये हमारी प्रेयर्स है, हमारी ट्राई क्लब की टीम की बेस्ट विशेस आपके साथ है, पूरे उत्तराखंड की विशेस आपके साथ है कि नेक्स्ट टाइम हम आपको उस बूस्टर रेस में देख के और एक विनर की पोजीशन में देखना जरूर चाहते हैं। थैंक यू। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करूँ आगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए फूड इंडस्ट्री से होने के बावजूद आपने समझाया, लेकिन जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं वो इंडस्ट्री हमारे हेल्थ में, हमारे स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, करेक्ट? तो जितने भी एथलीट्स हैं उनको तो अपना डाइट शेड्यूल पता है, या जो न्यू बिगनर्स है उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे अपना फूड मेंटेन रखें, कैसे अपनी डाइट मेंटेन रखें, या आप कैसे अपनी डाइट मेंटेन रखते हैं इस एज में, रनिंग के साथ साथ और बाकी चीजों के साथ साथ कैसे बैलेंस करते हैं? मैं लोगों को ये बताता हूँ कि भाई आप, लोगों को पढ़ाता भी हूँ कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हेल्दी फूड है, क्या अनहेल्दी फूड है जी। तो ऑब्वियसली मैं खुद भी अप्लाई उसे करूँगा ही करूँगा। और मैं इसमें खाली मैं केवल बुक तक, मेरी नॉलेज केवल बुक तक नहीं है, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। मैंने प्रोडक्शन में भी वर्क किया है। मेरे को खाली जो हर डिशेज बनाना आता है, उनको कंपाइल करना न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से,
और उसके टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी कलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारा मेन्यू कंपाइल करते थे। अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन नॉलेज अभी आज की डेट पे भी है ही। मैंने होटल इंडस्ट्री में भी काम किया। इंडिया का फ्लैगशिप होटल है मौर्य शेरटन, वो तब भी फ्लैगशिप था जब मैं वर्क करता था 1988 में, और आज भी 86, आज भी फ्लैगशिप होटल आज भी है, करेक्ट है। वहां से मैंने अपनी कैरियर शुरू किया था। तो हम वहां पे भी मेन्यू कंपाइल करते रहते थे। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उस एक नोटिशन का भी एक कंप्लीट पैकेज हो, अपीयरेंस भी प्रॉपर हो, कलर भी हो, टेस्ट भी हो, इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो हर डिश में, यानी कि सारे में एक ही इंग्रेडिएंट होगी तो टेस्ट एक्स्ट्रा हो गया। सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें फिर मैं उसके बाद वहाँ जब इंडस्ट्री छोड़ी तो मैं फिर इंस्टीट्यूट में आ गया, फूड साइंस इंस्टीट्यूट। वहाँ मैं ये सब पढ़ाता भी था। तो ऑब्वियसली वो सारी नॉलेज थी, तो मैं उसको अप्लाई घर पे भी होती है जब है, तो ये सारी बातें हैं। सर, अगली चीज मैं ये जानना चाहूंगी कि इस एज में भी आपको इतनी मोटिवेशन और ऊर्जा कहाँ से आती है कि मुझे भाई करना ही करना है, मुझे अपना रूटीन नहीं छोड़ना है, या मुझे रनिंग करनी ही करनी है? मोटिवेशन तो अपने से ही आती है, सही बात बताऊं, क्योंकि मेरी जर्नी इतनी लंबी है कि मेरे को सडन मैंने कोई चीज स्टार्ट नहीं की है। मेरे को आज 28 साल हो गए रन करते हुए। 1998 से मैंने रन करना शुरू किया था। मेरे ख्याल से मोर लेस 28 इयर्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब वो एक मेरी लाइफ का पार्ट बन गया। मुझे उसको शायद मुझे लगता नहीं उसके लिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। वो मेरे एक जैसे मेरा खाना एक डेली का रूटीन है, वैसे मेरा रनिंग एक रूटीन बन गया। जी सर, आपने इंडिया में अभी तक इतनी रेसेस में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें से ऐसी कोई एक रन के बारे में बताइए जो सबसे आपके दिल के करीब है। अभी एक लेटेस्ट मैंने एक रन की है, वो चैलेंज है सूर्या देवभूमि चैलेंज, और वो था 113 किलोमीटर का। इक्वली एक और भी है सिल्क रूट अल्ट्रा 120 किलोमीटर। ये बेसिकली रोड रन नहीं थी, ये ट्रेल थी, ट्रेल रन। तो इसमें हम डेली 3000 मीटर का एलिवेशन गेन कर रहे थे एवरी डे। कोई रूट नहीं थे, आर्मी ने वो रूट आइडेंटिफाई किए हुए थे, वो कोई प्रॉपर रूट नहीं थे, न उनमें कोई कभी कोई चला भी होगा। उन्होंने खुद वो बनाए हुए थे, पेन से वो सॉरी कलर से मार्क इंडिकेट किए हुए थे कि आपको इस रूट हाँ इस रूट पे जाना है, कहीं बोल्डर है, कहीं कुछ है। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हम एक हेलांग जगह है बद्रीनाथ के पास में, वहां से कल्पेश्वर मंदिर है 18 किलोमीटर। वो तो रोड था, कच्चा रोड था, लेकिन रोड था। उसके अलावा फिर वहां से फिर एक बिल्कुल स्टीप एलिवेशन, और कोई वो नहीं, प्रॉपर वे नहीं, रास्ता नहीं। तो वहां आगे जाके एक वो था विष्णु टेम्पल। तो वो टेम्पल साल में एक दिन खुलता है, राखी के दिन, केवल राखी के दिन खुलता है वो। अरे बाप रे। हाँ, तो वहां पे जाना था। फिर वहां से स्टीप डाउन एक कलगोट एक जगह थी, ये टोटल डिस्टेंस थी 35 किलोमीटर, और 50% लोग इस पहले दिन के चैलेंज में आउट हो गए, और 60 प्लस में कि हम केवल 2 लोग बचे हुए थे। तो आपने कौन सी पोजीशन? और मेरी वैसे 60 प्लस में तो फर्स्ट पोजीशन है मेरी। 39 किलोमीटर नेक्स्ट डे था। ओके। उसमें भी 3000 किलोमीटर का एलिवेशन था, वो था रुद्रनाथ तक जी। उसके नेक्स्ट डे फिर अगेन 35 किलोमीटर का एलिवेशन था, वो था तुंगनाथ मंदिर, देन चोपता, देन उखीमठ। तो ये अल्टीमेट रन थी, और ये इसको इंडिया की टफेस्ट ट्रेल रन माना जा रहा है। exactly. जो ऑर्गेनाइजर हैं आर्मी वाले थे, तो उनका कहना है कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि गिनीज बुक में वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेल रन के उसमें रिकॉर्ड कर रहा है। सर, कभी रेसेस के दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ है कि अब मतलब मैं थक गया या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो रेस को कंप्लीट करने के लिए क्या ऐसा अंदर से एक जुनून आता है कि नहीं भाई, पार्टिसिपेट किया, चाहे कुछ हो जाए, खत्म तो करना ही करना है? मैंने अभी 2024 में सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन की थी लद्दाख में जी, और ये है 122 किलोमीटर की रन है, और इसमें आपको 18,000 फीट की हाइट टच करनी होती है एग्जैक्ट। वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो 49%, जो खारदुंगला टॉप है वहाँ पे आपको जाना होता है, फिर आप नीचे ले आते हो, तो वो उस पॉइंट का जो ऑक्सीजन लेवल है 49% है। ओवरऑल वहाँ पे 50 से 60 से कम है हर जगह, कहीं भी 60 से ज़्यादा, लेह को छोड़ के, लेह में 63% है, अदरवाइज पूरे रूट में कहीं भी 60% अल्कोहल नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन लेवल नहीं है। तो ये बेसिकली ये रेस नुब्रा वैली से शुरू होती है, रात के 7 बजे शुरू होती है। पूरी रात आपको पूरे रूट पे अकेले वॉक कर रन करना है, रात में। हाँ, पूरी रात। वो क्या है कि बाई चांस आपका पेस किसी से मैच हो गया तो आपका साथ हो गया, जनरली पेस मैच नहीं होता है, तो आप अकेले होते हैं, सबके अपना अपना पेस होता है, और कोई किसी के लिए रुकता नहीं। तो मैं पूरी रात अकेले ही रन किया मैंने। आप तो जो मुझे ऑक्सीजन लेवल बता रहे हो, दिन में उतना होता होगा, तो रात में तो और गिरता रात में और गिरता है वो। तो उसमें क्या होता है कि एक खारदुंग गांव है, वहां तक 50 किलोमीटर होता है, वहां पर एक कट ऑफ होता है,
8 घंटे का। वहां तक अगर नहीं 8 घंटे नहीं पहुंचे तो आप डीएनएफ हो जाते हो। खैर वो मैंने पार कर लिया था। उसके बाद वो एलिवेशन शुरू होता है, मेन वाला खारदुंगला टॉप वाला। तो उस वो जो वहां से जो नॉर्थ पोलो एक जगह है, वहां से लेके खारदुंगला टॉप तक की जो चढ़ाई है, हर किसी को सोचने को मजबूर कर देती है कि ये मैं इसे करूं या ना करूं, छोड़ दूं। और उसमें एक पॉइंट ऐसा था 3 किलोमीटर का, जो जिसको पूरा करने में मुझे 2 घंटे लगे। 3 किलोमीटर में 2 घंटे लगे। तो उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये रेस छोड़ देनी चाहिए। एक पॉइंट पे मैं खड़ा भी हो गया था, एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस का वेट कर रहा था। तो एक डॉक्टर कर्नैल सिंह है लखनऊ के, वो बोले क्यों खड़े हो? मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ रेस, मैं एम्बुलेंस का वेट कर रहा हूँ। बोले नहीं, आधा किलोमीटर चले जाओ। तो मेरे को लगा ठीक है, देखता हूँ। चला गया मैं आगे, और मैंने खारदुंगला टॉप पहुंचा। वहाँ पर वो गार्लिक टी पी, ठीक हो गया। नीचे रन कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया वो डीएनएफ हो गया। वो आगे जाके वही डीएनएफ हो गए, वही नहीं कर पाए पूरी। इससे आगे भी फिर मुझे एक बार और इशू आया, मैंने कहा नहीं, छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ, बहुत लंबा। उसके बाद भी 48 किलोमीटर बचा हुआ था, मतलब पूरी रात हाँ, चलने चलने के बाद। तो 48 किलोमीटर बचा हुआ था, मैं फिर रुक गया। मैंने कहा मैं एम्बुलेंस में नहीं करता हूँ पूरी 48 नहीं। मैंने कहा एम्बुलेंस का वेट करने लगा। तो एक यंग चैप था, कोई बाहर का, जर्मन से था, समथिंग कहीं से था। तो उसने बोला क्यों वेट कर रहे हो? मैंने कहा मैं मैं नहीं कर पा गिव रहा अप कर रहा हूँ। हूँ। तो बोले कोई नहीं, अब सारा डाउन है पूरा, अब चलो हो जाएगा, मेन अभी टाइम भी। पाथ से उन्होंने कर बोला लिया। कि टाइम बहुत है और सारा डाउन है, चलो। फिर मैंने स्टार्ट करी रन, फिर आगे बढ़ गया। तो उसके बाद मतलब उस बंदे के साथ भी ऐसा हुआ कि वो जब मैं आगे, एक हाइड्रेशन पॉइंट था, एक मेडक मोड़ करके जगह, उससे पहले एक हाइड्रेशन पॉइंट है, वहां पे रुका हुआ था। उस बंदे को एम्बुलेंस में लेके आ रहे थे, वो जो यंग चैप था। उसकी बॉडी अकड़ गई ऑक्सीजन की कमी से, और उसी पोजीशन में उसको एम्बुलेंस में डाला। मतलब वो रनिंग पोजीशन पे वो स्टैचू बन गया। स्टैचू सा बन गया। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस वहां पे देखने को मिलती हैं, ऐसे ऐसे लोग। और कई लोग तो रन को फिनिश ही, वो बॉडी टेढ़ी हो जा रही थी ऑक्सीजन की कमी से, वैसे ही पूरी कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने रेस पूरी की और मेरा पोडियम भी आया। टच वुड। और मैं पोडियम कांग्रेचुलेशन। फिनिश किया, 60,000 रुपये इनाम भी मिला। क्या बात है। वही चीज ना, जो आपकी ट्रेनिंग होती हाँ। है, आप जिस मोटिवेशन से दौड़ते हैं, वो एक ना, एक डूबने को तिनके का सहारा बहुत सही जरूरी है। होता है। तो बस आपको मोटिवेशन मिलती रही, आप कंप्लीट करते रहे। सर, इस एज में जो एनर्जी बचाने की खास टेक्निक है कि मैं अपनी एनर्जी ऐसे सेव करूं तो मैं उसको यहाँ यूटिलाइज कर सकूं, पॉजिटिव एनर्जी गेन कर सकूं, तो वो एक एनर्जी का जो ऑरा होता है एथलीट के लिए, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं, और वो आप बाकी एथलीट्स को भी क्या उसके लिए बोलना चाहेंगे? एनर्जी मेंटेन का एक्चुअली आप रन करते हो तो एक एवरेज है कि आपका 65 कैलोरी के लगभग, किलो कैलोरी जो है आपकी 1 किलोमीटर में वेस्ट होगी होगी। तो इसके लिए है कि आप 2 दिन पहले से प्रॉपर कार्ब लोडिंग करना शुरू कर दो। जितनी ज़्यादा आपकी कार्ब लोडिंग होगी, और उतना आपको रनिंग में उतना आसानी होगी, आराम रहेगा। और फिर ड्यूरिंग रनिंग भी हम वो एनर्जी जेल वेल लेते रहते हैं। तो प्रॉपर रिलोड करते रहते हैं, जितना एनर्जी कंज्यूम होती ड्रेन हो जाती है रही है। रिलोड करते रहते हैं। फिर सबसे बड़ी है माइंड से टफनेस होनी चाहिए, और पूरा एक रनिंग एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद माइंड गेम हो जाता है। राइट, कि अब तो क्योंकि करना ही करना। फिजिकल तो एक आदमी कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि इतनी लंबी लंबी रन है, तो वो चीज मैटर नहीं करती, आपका माइंड गेम मैटर करता है कि माइंड से कितना स्ट्रांग हो कि आप मेंटली कितना हाँ, स्ट्रांग mentally है। मतलब अब ठान लिया, हाँ, करना है करना तो है, करना है। सर, इसी रनिंग के प्रोसेस में जो आपकी जर्नी है एज एन एथलीट, तो आपको फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है? कि फैमिली हमेशा तैयार रहती है कि आप इतनी लंबी लंबी रन करने जाते हैं, जैसे आपने बताया ऑक्सीजन की कमी से इतनी प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं, तो फैमिली क्या सोचती है, कैसे आपको सपोर्ट करती है या तैयार रहती है हमेशा? एक्चुअली फैमिली का सपोर्ट ना हो तो मुझे लगता है नहीं कि मैं कभी कोई इवेंट भी पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रनिंग का हॉबी है, इसमें एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं, पैसा खर्च होता है। तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा। और अदरवाइज, और फैमिली मोटिवेट भी करती है, दोनों बातें। ये तो है। अब सर, अभी आगे आपकी और रन्स जो है वो बहुत लाइंड अप होंगी आगे आने वाले टाइम में, और आप रन्स करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका कुछ ऐसा प्लान है कि मैं ये वाली रन तो पक्का करूंगा ही करूंगा? जैसे एक रन का तो आपका ड्रीम है कि वो करनी है, वो तो ये सबसे हटा के, उसके अलावा ऐसा और उस कुछ रन में मेंटली? काफी हर्डल्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। होता है कई बार ऐसा। कई बार होता है ना हाँ, सर, जब आप हाँ, उस चीज के बहुत नजदीक होते हैं तो कुछ कुछ चीजें बीच में आ जाती हैं। तो सर, अब इस स्पोर्ट्स से न्यू की बातचीत में मुझे आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली, बहुत सारी रेसेस के बारे में जानने को मिला, और उसी दौरान कुछ देवी देवताओं के मंदिरों के बारे में भी जानकारी मिल गई। लेकिन इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले आपका जो एक सबसे
लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पुट ऑन करना चाहूंगी कि जितना भी हमारा यूथ है जो हमें सुन रहा है, हमें देख रहे हैं, या यूथ के अलावा जितनी भी ऑडियंस है, चाहे आपके एज ग्रुप के हो, चाहे मेरे एज ग्रुप के हो, चाहे यंग ऑडियंस हो, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं एज एन एथलीट? यंगस्टर्स जितने भी हैं उनको तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, हमारी बॉडी बेसिकली जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन रनिंग के लिए बना हुआ है। आपको पता है कि ह्यूमन के अलावा, ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी एनिमल 100 किलोमीटर रन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये सब एक सर्टेन लिमिट तक रन करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। एक ह्यूमन ही एक ऐसा है जो 100 किलोमीटर रन भी कर सकता है, 100 से ज़्यादा भी कर सकता है। बेसिकली हम एग्रीकल्चर तो हमने बाद में शुरू की ना, पहले तो हम ऐसे ही जंगलों में हंटिंग करते थे और घूमते थे। तो रनिंग की हमारी जो रनिंग बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है, लेकिन उसको दोबारा बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो मैं कहूँगा सबको कि ये रनिंग कोई भी, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, हर कोई रन अच्छी बढ़िया रन कर सकता है, बशर्ते जो एक बार अपने को डिटर्मिनेशन कर ले कि मुझे रन करना है। और किसी भी एज में, किसी भी एज में कोई इशू नहीं है। तो मतलब वो एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। अब लोग कहते हैं 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते, आप दौड़ने की कोशिश नहीं करते हो, आप दौड़ नहीं पाते ऐसा नहीं, आप कोशिश ही नहीं करते हो। करेक्ट। सो सर के कुछ चार या मैं कहूंगी एक दो जो सर की ऐसी पंक्ति है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, जुनून और अनुशासन ही आपकी असली पहचान है। सो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम हमारे गेस्ट का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया और बहुत सारी चीजें जानने को मिली। सो आपको कैसा लगा सर हमारे साथ? थैंक यू सो मच। आपने सबसे पहले तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है, और मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ कि ये बहुत यहाँ का बेस्ट पॉडकास्ट बन जाए। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसके लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो हमारे जो गेस्ट हैं शिवेंद्र सिंह बिष्ट सर, थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आपको हमारे साथ मजा आए और ऐसे ही स्पोर्ट्स न्यू पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमें बहुत सारे नए नए एथलीट्स के साथ जो उत्तराखंड की अनसुनी कहानियां हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किसे सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।